हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं रामबाबू सर 10th क्लास विज्ञान की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप लोग घर पर सुरक्षित होंगे, सेफ होंगे, अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, अपना जो चैप्टर चल रहा है दूसरा, मानव तंत्र। मानव तंत्र में जो अपना नेक्स्ट जो तंत्र शुरू होता है वो होता है तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी रूपांतरण या अंतःस्रावी तंत्र। लेकिन इसमें यहाँ पर मैं तंत्रिका तंत्र कराने जा रहा हूँ डियर स्टूडेंट्स, मानव के तंत्रिका तंत्र के बारे में कि तंत्रिका तंत्र होता क्या है, नर्वस सिस्टम क्या है। डियर स्टूडेंट्स, तंत्रिका तंत्र एक ऐसा समन्वय प्राप्त करने का कार्य, समन्वय प्रदान करने का कार्य करता है मानव के शरीर में, जिससे मानव शरीर के अंतर्गत अंतःक्रिया प्रदर्शित होती है या अंतःक्रिया करने की प्रक्रिया प्रदर्शित की जाती है। डियर स्टूडेंट्स, तंत्रिका तंत्र क्या है? मानव के शरीर में कोशिकाएं, ऊतक, इनके साथ साथ तंत्रिकाओं का भी क्या होता है, जाल होता है। मानव तंत्र में जहां तक मानव का तंत्रिका तंत्र या तंत्रिका तंत्र किसे कहते हैं? डियर स्टूडेंट्स, तंत्रिका तंत्र किसे कहा जाता है? अंग तंत्रों के आपस में समन्वय, यानी मानव के शरीर में जो अंग पाए जाते हैं उनका आपस में समन्वय करना। समन्वय का मतलब होता है कोऑर्डिनेशन, एक दूसरे एक साथ आपस में मिल करके अंग तंत्रों के आपस में समन्वय हेतु शरीर में एक विशेष तंत्र कार्य करता है जिसे तंत्रिका तंत्र कहते हैं। विभिन्न तंत्रों में बेहतर समन्वय स्थापित करने के लिए, बेहतर ढंग से समन्वय स्थापित करने के लिए मानव के शरीर में एक और अन्य तंत्र पाया जाता है जिसको अंतःस्रावी तंत्र कहा जाता है। अंतःस्रावी यानी अंत यानी अंदर, स्रावी यानी स्रावित होने वाला तंत्र, जिसमें हार्मोनिक प्रक्रियाएं होती हैं। हम आगे पढ़ेंगे डियर स्टूडेंट अंतःस्रावी तंत्र के बारे में विस्तार पूर्वक, लेकिन उससे पहले हम तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ते हैं। मैं एक बार फिर परिभाषा को व्यक्त करना चाहूंगा या परिभाषा को व्यक्त कर रहा हूं। तंत्रिका तंत्र क्या होता है? तो अंग तंत्रों के आपस में समन्वय हेतु अंग, जैसे उदाहरण के तौर पे मैंने कोई भी तंत्र पढ़ा या हम लोगों ने कोई भी तंत्र पढ़ा, उस तंत्र में जैसे मैंने उदाहरण के तौर पे पढ़ा है आपको पाचन तंत्र। पाचन तंत्र में अंग तंत्रों के, पाचन तंत्र में कौन से अंग थे? ग्रसनी थी, ग्रासनाथ थी, आमाशय था, छोटी आंत थी, बड़ी आंत थी। तो अंग तंत्रों के आपस में समन्वय हेतु, यानी कि अंग और मानव के शरीर में तंत्रिकाएं, ये आपस में समन्वय यानी मिलने के लिए, मिलने हेतु शरीर में एक विशेष प्रकार का तंत्र कार्य करते हैं जिसको हम क्या कहते हैं? तंत्रिका तंत्र कहते हैं। जैसा कि मैंने चैप्टर की शुरुआत में डियर स्टूडेंट्स आपको बताया था कि मानव के शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या थी? मानव के शरीर की सबसे छोटी इकाई मैंने बताया था आपको कोशिका, और कोशिका से कई सारी समान कोशिकाएं मिलकर के किनका निर्माण करती हैं? ऊतकों का। विभिन्न प्रकार के ऊतक मिलकर के, विभिन्न प्रकार के ऊतक मिलकर के मानव के शरीर में किसका निर्माण करेंगे? मानव के तंत्र का। ऊतक, ऊतकों में फिर अंग, विभिन्न प्रकार के अंग मिलकर के, विभिन्न, सबसे छोटी का कोशिका, समान कोशिकाएं मिलकर के ऊतकों का निर्माण, विभिन्न प्रकार के ऊतक मिलकर अंगों का निर्माण करते हैं। अंगों से मिलकर के, विभिन्न अंग मिलकर के तंत्र का निर्माण करते हैं, और तंत्र मिलकर किसका निर्माण करते हैं? पूरे शरीर का निर्माण करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये एक समझने का दृष्टिकोण है। इनका समझने के दृष्टिकोण से मैंने आपको बता दिया है कि कोशिका मानव के शरीर की सबसे छोटी सूक्ष्मतम इकाई होती है। सबसे छोटी कोशिकाएं, समान कोशिकाएं मिलकर के ऊतकों का निर्माण होता है। विभिन्न प्रकार के ऊतक मिलकर के अंगों का निर्माण करते हैं, विभिन्न अंग मिलकर तंत्र का निर्माण करते हैं, और विभिन्न तंत्र मिलकर किसका निर्माण करेंगे? मानव के शरीर का निर्माण करते हैं। मानव के शरीर में जहां तक हम तंत्रिका तंत्र की बात करें डियर स्टूडेंट, तो मानव का जो तंत्रिका तंत्र होता है वो दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का तंत्रिका तंत्र होता है, और इन दोनों प्रकार के तंत्रिका तंत्रों में डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर ध्यान देने के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि एक तो होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम।
और दूसरा होता है अपना पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, यानी परिधीय तंत्रिका तंत्र। ये ध्यान रखने के लिए डियर स्टूडेंट आप लोगों को ध्यान रखना, ये आरेख मैंने बनाया है, इसको आप नोट डाउन कॉपी में जरूर करें, ताकि इससे हमको पता रहे कि हमारे तंत्रिका तंत्र का निर्माण किन किन तंत्रों से हुआ है। तो तंत्रिका तंत्र, यहाँ ये मुख्य रूप से दो प्रकार के तंत्रिका तंत्रों से मिलकर के बनता है। एक होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और दूसरा कौन सा होता है, परिधीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मानव के शरीर में मेरुरज्जु। अब केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के दो भाग होते हैं, कौन कौन से होते हैं, मेरुरज्जु और मस्तिष्क। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के भी कितने भाग होते हैं, मेरुरज्जु और मस्तिष्क। और मस्तिष्क के तीन भागों में विभाजन होता है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। ये तीन भागों में विभाजित होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। ठीक उसी तरीके से परिधीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र जो होता है ये भी मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित होता है, कायिक तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। कायिक तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र भी दो भागों में विभाजित होता है, अनुकंपी और परानुकंपी। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र कितने भागों में बटा हुआ होता है डियर स्टूडेंट, तो दो भागों में बटा हुआ होता है, अनुकंपी और परानुकंपी। तो हम यहाँ पे देखते हैं तंत्रिका तंत्र का विभाजन। मैं फिर एक बार रिपीट करके बोल रहा हूँ तंत्रिका तंत्र को। मानव का जो तंत्रिका तंत्र है वो मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित होता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र डियर स्टूडेंट भी दो भागों में विभाजित होता है, मस्तिष्क और मेरुरज्जु। मेरुरज्जु अपने आप में स्पेशल अकेला होता है, लेकिन मस्तिष्क का विभाजन होता है तीन भागों में, अग्र मस्तिष्क यानी आगे वाला हिस्सा, मध्य मस्तिष्क यानी ये हिस्सा और पश्चिम मस्तिष्क वाला पीछे वाला हिस्सा। तो ये पश्चिम मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क तीन भागों में विभाजन होता है। इनके बाद में डियर स्टूडेंट्स आता है परिधीय तंत्रिका तंत्र। तो परिधीय तंत्रिका तंत्र की यदि हम बात करें तो ये भी मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, कायिक और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र भी दो भागों में विभाजित होता है, अनुकंपी और परानुकंपी। अब बात आती है तंत्रिका तंत्र में मुख्य रूप से परिधीय तंत्रिका तंत्र कितने प्रकार की तंत्रिकाओं से मिलकर के बनता है। परिधीय तंत्रिका तंत्र कितने प्रकार की तंत्रिकाओं से मिलकर के बनता है, तंत्रिकाएं कितने प्रकार की होती है, तो तंत्रिकाएं भी परिधीय तंत्रिका तंत्र की दो प्रकार की होती है, संवेदी या अभिवाही, संवेदी या अभिवाही और दूसरी प्रेरक या अपवाही, प्रेरक या अपवाही। दो प्रकार की तंत्रिकाओं का मिला हुआ था। अब सवाल आता है कि परिधीय तंत्रिका तंत्र कितने प्रकार का होता है, तो दो प्रकार का। कौन कौन से प्रकार, कायिक तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। और प्रश्न को चेंज कर दिया डियर स्टूडेंट्स कि परिधीय तंत्रिका तंत्र कितने प्रकार की तंत्रिकाओं से मिलकर के बनता है। तो तंत्रिकाएं दो प्रकार की होती हैं, एक होती है प्रेरक और अपवाही और दूसरी होती है संवेदी या अभिवाही। अब इनकी जो कार्य करने की जो प्रक्रिया होती है वो किस तरीके से होती है। संवेदी या अभिवाही, यह फर्स्ट प्रकार की तंत्रिका है, संवेदी या अभिवाही तंत्रिका। प्रश्न दिया जा सकता है कि परिधीय तंत्रिका तंत्र कितने प्रकार की तंत्रिकाओं से मिलकर के बनता है, तो दो प्रकार के। और होता कितने प्रकार का है, तो भी दो प्रकार का होता है। तंत्रिकाओं को पूछता है तो प्रेरक या अपवाही, संवेदी या अभिवाही दो प्रकार की होती हैं। और यदि प्रकार पूछता है इसका तो तंत्रिका तंत्र दो प्रकार का होता है, कायिक तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। संवेदी या अभिवाही तंत्रिका तंत्र, इसमें क्या होता है कि उद्दीपनों को ऊतक, यहां पर जैसे माना कोई भी उद्दीपन प्रकट हुआ, उद्दीपनों को ऊतक व अंगों से, ऊतक व अंगों से कहां ले जाता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को, सीएनएस को, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को ले जाने का कार्य करता है। जबकि उद्दीपनों की प्रक्रिया क्या होती है, उद्दीपन होते क्या है,
स्टिमुलस अंग्रेजी वर्ड होता है इसका स्टिमुलस। उद्दीपन, उद्दीपन मतलब होता है कि बाह्य संवेदनाओं को प्रकट करना, बाह्य संवेदनाओं को प्रकट करना, और प्रकट करने के बाद में उसके प्रति हम लोग क्या करते हैं, अनुक्रिया करते हैं। बाह्य संवेदनाओं को ग्रहण करके उनके प्रति हम प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं, वो होता है उद्दीपन। मैं फिर एक बार रिपीट कर रहा हूं, उद्दीपन, उद्दीपन क्या होता है, बाह्य या वातावरण, वातावरण की संवेदनाओं को ग्रहण कर, वातावरण की संवेदनाओं को ग्रहण कर उनके प्रति अनुक्रिया करना, उनके प्रति अनुक्रिया करना क्या कहलाता है, उद्दीपन कहलाता है। देखिए उद्दीपन, अब वातावरण की संवेदना क्या है, जैसे ताप, शीत, ये क्या है, वातावरण में है। मनुष्य के उद्दीपनों में भूख भी आती है, प्यास भी आती है, ये भी क्या है, एक स्टिमुलस का रूप होते हैं। अब उद्दीपन क्या है, माना एग्जाम्पल के तौर पे हम लोगों से कह दिया जाए डियर स्टूडेंट्स कि हमको धूप में बिठा दिया जाए, तो हमारा शरीर क्या करेगा, उद्दीपन क्रिया होगी कि तुमको क्या लग रही है, धूप लग रही है, ताप लग रही है, अत्यधिक तापमान लग रहा है। इस तापमान के प्रति, इस उद्दीपन के प्रति ये कहां से जाएंगी ये संवेदनाएं, ऊतक व अंगों से हमारी कोशिकाएं ग्रहण करेंगी किसको, टेम्परेचर को, धूप को, और ऊतक और अंगों से कहां पहुंच गए, हमारे मस्तिष्क में, सीएनएस केंद्रीय तंत्र का भाग मस्तिष्क, और कौन सा, मेरुरज्जु, अभी मैंने बताया है केंद्रीय तंत्र का तंत्र दो भागों में विभाजित होता है, मस्तिष्क और मेरुरज्जु। तो हमारे उद्दीपनों को ग्रहण करके ऊतक व अंगों के माध्यम से कहां पहुंचते हैं ये, मस्तिष्क व मेरुरज्जु को। संवेदी या अभिवाही यानी संवेदनाओं को ग्रहण करना, संवेदनाएं जैसे ताप, भोजन रखा हुआ है सामने और रखे हुए भोजन को ग्रहण किया जा रहा है, भोजन रखा हुआ है, भूख लग रही है, भूख लगने पे भोजन है तो हम अचानक मुख से लार का उत्पन्न हो जाना, तो वो क्या है, एक संवेदना है। उद्दीपक है क्या, हमारे सामने भोजन, और उद्दीपक, उद्दीपन का कार्य क्या हो गया, भूख लगना। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर मैं डियर स्टूडेंट्स बताना चाहूंगा कि मानव का जो पर्दीय तंत्र का तंत्र होता है वो दो प्रकार का होता है। नंबर एक होता है संवेदी या अभिवाही, और दूसरा होता है प्रेरक या अपवाही। अब ये तो हो गया संवेदी या अभिवाही, यानी संवेदनाओं को ग्रहण किया, ऊतक अंगों के माध्यम से काम पहुंचा दिया मस्तिष्क और मेरुरज्जु को। अब डियर स्टूडेंट मस्तिष्क और मेरुरज्जु से अब दूसरी बात आती है प्रेरक या अपवाही की, प्रेरक या अपवाही की। अब इसने जो प्रक्रिया ग्रहण की है उस प्रक्रिया को मस्तिष्क ने ग्रहण किया, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र ने ग्रहण किया, और ग्रहण करने के उपरांत कहां पहुंचाता है, ऊतक व अंगों को, और ऊतक और अंगों को पहुंचाने के बाद में फिर इसके प्रति हमारे शरीर में क्या होती है, संवेदनाएं प्रकट होती हैं, और हम उनके फलस्वरूप क्या करते हैं, परिणाम स्वरूप प्रतिक्रिया करते हैं। मैं एक बार फिर बताना चाहूंगा डियर स्टूडेंट्स, संवेदी या अभिवाही तंत्र का है, प्रेरक या अपवाही। अभिवाही और अपवाही एक दूसरे के विपरीत हैं। प्रेरक यानी प्रेरणा जागृत करना, और संवेदी का मतलब संवेदनाएं ग्रहण करना। हम ग्रहण करेंगे किसी वस्तु को और उसके प्रति हम अनुक्रिया करेंगे। किसी भी वस्तु की संवेदना हम लोगों ने ग्रहण की, संवेदना क्या ग्रहण की, माना हम लोगों से अब गर्मियों के दिनों में यूं बोल दिया जाए कि तुमको धूप में खड़ा कर रहना है 10 मिनट के लिए। अब हमें 10 मिनट धूप में खड़ा तो कर दिया गया, लेकिन अब हमारे शरीर में क्या हो रहा है उसके प्रति कि यार छाया में चलना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स कि कहां जाना चाहिए, छाया में जाना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अब अनुक्रिया कर रहे हैं, दोबारा से प्रेरणा जागृत हो रही है, और फिर ये अपवाही यानी अपवाही का मतलब विपरीत दिशा में फिर उल्टी संवेदनाएं आएंगी अंगों से, और हम क्या करेंगे, फिर हम छाया की ओर जाएंगे। तो मुख्य रूप से पर्दीय तंत्र का तंत्र दो प्रकार की तंत्रिकाओं से मिलकर के बना हुआ होता है, प्रेरक या अपवाही और संवेदी या अभिवाही। डियर स्टूडेंट्स आशा करता हूं ये दोनों तंत्रिकाएं आप लोगों की समझ में आ गई होंगी। बात आगे की आती है, मैं फिर एक बार यहाँ पे बता रहा हूं कि प्रेरक पर्दीय तंत्रिका तंत्र कितने प्रकार की होती है। तंत्रिका तंत्र का प्रकार और पर्दीय तंत्रिका तंत्र का यहाँ पे भी प्रकार है एक तरीके से, लेकिन पर्दीय तंत्रिका तंत्र में तंत्रिकाएं कितने प्रकार की होती हैं और पर्दीय तंत्रिका तंत्र होता कितने प्रकार का है।
परिधीय तंत्रिका तंत्र में तंत्रिका कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। और परिधीय तंत्रिका तंत्र होता कितने प्रकार का है? तो भी 2 प्रकार का होता है। तो तंत्रिका कौन सी हो गई? प्रेरक या अपवाही और संवेदी या अविवाही। और प्रकार कौन से हो गए? कायिक तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। अब आगे की ओर बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स। इसमें संवेदी और अपवाही और अविवाही प्रेरक तंत्रिकाओं के माध्यम से ये उद्दीपनों को संबंधित अंगों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। इनके बाद में हम लोग पहुंचते हैं अगले टॉपिक की ओर, और अगला टॉपिक होगा डियर स्टूडेंट्स अपना मानव का केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। क्योंकि परिधीय तंत्रिका तंत्र से पहले हम लोग केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के बारे में अध्ययन कर रहे थे, और मानव के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का जो प्रमुख अंग जिसका मैं वर्णन कराने जा रहा हूं डियर स्टूडेंट, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम के दृष्टिकोण से भी इंपोर्टेंट रहेगा, और वो है मानव का मस्तिष्क। मानव का मस्तिष्क। अब मस्तिष्क की बात आती है तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो होता है वो मुख्य रूप से 2 प्रकार की कोशिकाओं से शामिल होता है। इसमें अर्थात ये मिलकर तंत्रिका तंत्र का निर्माण करते हैं, और उनमें आता है मानव का मस्तिष्क। और मानव के मस्तिष्क का जहां तक सवाल है तो हम देखेंगे यहाँ पर मानव मस्तिष्क में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र 2 भागों में विभाजित होता है, मस्तिष्क व नंबर 1 मस्तिष्क और दूसरा है मेरुरज्जु। अब बात आती है नंबर 1 मस्तिष्क की। मानव का जो मस्तिष्क होता है ये कपाल में सुरक्षित होता है। ऊपर ये क्या है? ऊपर का जो भाग है इसका ये क्या है? एक ऊपर से क्या होती है? कपाल, जिसको हम सामान्य भाषा में बोलते हैं खोपड़ी। मानव का मस्तिष्क जो होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है, और सूचनाओं संवेदनाओं को ग्रहण करने का, लाने ले जाने का कार्य भी इसी में समाहित होता है। ये कपाल में सुरक्षित होता है। क्रियाकलापों की बात करें तो तापमान का नियंत्रण करना, मानव के व्यवहार में परिवर्तन करना, सोचने समझने की शक्ति प्रकट करने के जितने भी कार्य होते हैं ये सब मानव के मस्तिष्क के अंतर्गत ही आते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मानव का जो मस्तिष्क है, यदि हम इस मस्तिष्क की बात करें तो इसमें हम देख सकते हैं कि मानव का व्यवहार, रुधिर परिसंचरण तंत्र, श्वसन, देखना, सुनना, बोलना, सोचने समझने की शक्ति, जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो मुख्य रूप से मानव के मस्तिष्क में ही होती हैं। तो ये नंबर 1 बात है, ये कपाल में सुरक्षित रहता है, कपाल में सुरक्षित रहता है। औसतन वजन लगभग 1.5 kg के समथिंग होता है। औसत भार लगभग 1.5 किलोग्राम के एवरेजर होता है, और ये सर्वाधिक जटिल अंग होता है। एक तरीके से मस्तिष्क के भीतर एक द्रव होता है जिसे मस्तिष्क द्रव या मेरु द्रव कहते हैं। मस्तिष्क में द्रव भरा होता है जिसे मस्तिष्क द्रव या मेरु द्रव कहते हैं। मानव का मस्तिष्क 3 भागों में विभाजित होता है, 3 भागों में विभाजित होता है। फर्स्ट भाग, मनुष्य के मस्तिष्क की डियर स्टूडेंट्स, अगर हम पहले भाग का वर्णन करें तो सबसे पहला भाग जो आता है वो आता है अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क और ये मुख्य रूप से प्रेमस्तिष्क, थैलेमस और हाइपोथैलेमस से मिलकर, प्रेमस्तिष्क, थैलेमस और हाइपोथैलेमस से मिलकर के बनता है। नंबर 1 बात, प्रेमस्तिष्क मानव मस्तिष्क का लगभग 80% से 85% तक भाग बनाता है।
80 से 85% भाग बनाता है संपूर्ण मस्तिष्क का। अब ये पॉइंट टू पॉइंट याद रखेंगे तो डियर स्टूडेंट आसानी से याद हो जाएंगे। संपूर्ण मस्तिष्क का कितना भाग होता है? अग्र मस्तिष्क 80 से 85% भाग होता है और इसके अंतर्गत प्रमस्तिष्क, घ्राणपिंड और डायएन्सेफेलॉन वाला भाग इसमें मुख्य रूप से पाए जाते हैं। प्रमस्तिष्क, घ्राणपिंड, डायएन्सेफेलॉन वाले भाग, इसके अंतर्गत घ्राणपिंड का कार्य होता है गंध का ज्ञान करना, घ्राण यानी गंध, गंध का ज्ञान। इसके अलावा प्रमस्तिष्क का कार्य करता है स्मृति, सोचने विचारने, स्मृति, सोचने विचारने, तर्क शक्ति आदि का कार्य होता है। और डायएन्सेफेलॉन का कार्य होता है भूख, प्यास, नींद, भूख, प्यास, नींद, भूख, प्यास, नींद, ताप नियंत्रण और उपापचयी क्रियाएं, ताप नियंत्रण व उपापचयी क्रियाएं। अब देखिए मानव का मस्तिष्क यदि मैं बताने की बात करूं, अगर मैं नॉर्मली वे में बात करूं तो मानव का अग्र मस्तिष्क वाला भाग होता है ये वाला भाग, सामने से फोरहेड यानी आगे वाला ये जो भाग होता है ये अग्र मस्तिष्क का होता है। यहाँ पर ये भाग हम पढ़ रहे हैं अग्र मस्तिष्क यानी प्रमस्तिष्क वाला भाग। प्रमस्तिष्क का जो भाग है इसी भाग का हिस्सा है ये थैलेमस, हाइपोथैलेमस, थैलेमस, हाइपोथैलेमस और प्रमस्तिष्क। यहां से प्रमस्तिष्क में आगे वाला भाग, अगर मैं इसको नामांकन को इधर कर दूं तो आगे की तरफ आ जाएगा, यानी ये वाला भाग यहां से और यहां से, ये जो भाग है ऊपर की ओर, ये पूरा भाग कौन सा है डियर स्टूडेंट्स? प्रमस्तिष्क का है। और थैलेमस, हाइपोथैलेमस यानी अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क मुख्य रूप से 3 भागों से मिलकर के बनता है, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। अब अग्र मस्तिष्क की बात की जाए कि ये लगभग अग्र मस्तिष्क जो होता है मानव के संपूर्ण मस्तिष्क का, अब यहां तक इसका इतना भाग आ गया, यहां से लेके यहां तक ऊपर, तो लगभग 80 से 85% भाग ऊपर का कहां आ गया? अग्र मस्तिष्क में आ जाता है डियर स्टूडेंट्स। तो अग्र मस्तिष्क जो होता है ये मुख्य रूप से, अब यहाँ पॉइंट टू पॉइंट हम याद करेंगे कि अग्र मस्तिष्क मानव के प्रमस्तिष्क, थैलेमस और हाइपोथैलेमस वाले भाग से मिलकर के बनता है। ये मनुष्य के मस्तिष्क का लगभग 80 से 85% संपूर्ण मस्तिष्क का भाग होता है। और मानव के मस्तिष्क में प्रमस्तिष्क वाला भाग घ्राणपिंड और डायएन्सेफेलॉन से इनसे मिलकर के इनका निर्माण होता है, ये इनमें विभाजन होता है। प्रमस्तिष्क वाले भाग में प्रमस्तिष्क होता है, यानी कि प्रमस्तिष्क मानव शरीर का 80 से 85% भाग बनाता है, ये वाला भाग। और प्रमस्तिष्क का ही रूपांतरण है घ्राणपिंड के अंतर्गत, के इसके अंतर्गत प्रमस्तिष्क, घ्राणपिंड और डायएन्सेफेलॉन आते हैं। अग्र मस्तिष्क में प्रमस्तिष्क, घ्राणपिंड और डायएन्सेफेलॉन आते हैं। प्रमस्तिष्क का कार्य होता है अग्र मस्तिष्क में स्मृति, सोचना और तर्क उत्पन्न करना, यानी कि हमारे मस्तिष्क का ये वाला जो भाग होता है ये याद रखने के लिए प्रेरणा जागृत करता है। हम कोई भी वस्तु जो लंबे समय तक याद रख पाते हैं, उसकी जो क्षमता होती है किसी भी वस्तु को याद रखने की, तो वो होती है प्रमस्तिष्क में। सोचना और तर्क शक्ति, किसी भी वस्तु के बारे में सोचना, किसी भी कार्य के बारे में लंबे समय तक सोचने की जो प्रक्रिया होती है डियर स्टूडेंट्स, और तर्क उत्पन्न करने की क्षमता होती है, तो वो भी मनुष्य के अग्र मस्तिष्क वाले भाग में, कौन से में? प्रमस्तिष्क वाले में होती है। दूसरा है घ्राणपिंड। घ्राणपिंड की यदि बात करें, घ्राण का मतलब होता है गंध उत्पन्न करने वाला, तो हमें यहाँ पर गंध का या खुशबू, बदबू का जो एहसास होता है मानव के अग्र मस्तिष्क के घ्राणपिंड वाले भाग से ही होता है। तीसरा है, इसी में अग्र मस्तिष्क का एक और भाग होता है डायएन्सेफेलॉन। ध्यान रखना डियर स्टूडेंट्स, यानी कि ये ज्यादातर ये पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा मस्तिष्क का कौन सा भाग है जिसमें भूख, प्यास, नींद, ताप नियंत्रण और उपापचयी क्रियाओं पर नियंत्रण करने का कार्य होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, मानव के अग्र मस्तिष्क का
डायनसेफेलॉन वाला जो भाग होता है वो मनुष्य की भूख, प्यास, नींद, ताप नियंत्रण और उपापचय के लिए यहाँ पर नियंत्रण करने का कार्य करता है। यानी हमें किसी भी वस्तु के बारे में यदि भूख लग रही है तो प्रेरणा जागृत कहाँ से हो रही है? अग्र मस्तिष्क से। प्यास लग रही है तो प्रेरणा कहाँ से जागृत हो रही है? अग्र मस्तिष्क से। नींद आना है उसके लिए भी प्रेरणा जागृत हो रही है तो अग्र मस्तिष्क से। और जागने के लिए भी प्रेरणा जागृत हो रही है तो भी कहाँ से हो रही है? अग्र मस्तिष्क से। तो मानव का जो अग्र मस्तिष्क होता है इसलिए बहुत एक मानव का एक 80-85% भाग होता है, एक केंद्रण होता है मनुष्य के पूरे मस्तिष्क का लगभग। इस मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस ग्रंथि भी पाई जाती है। हाइपोथैलेमस वाला भाग जो है यहाँ पे हाइपोथैलेमस, ये जो भाग है यहाँ पर एक ग्रंथि पाई जाती है, हाइपोथैलेमस ग्रंथि। और हाइपोथैलेमस जो ग्रंथि होती है, डियर स्टूडेंट्स, इस ग्रंथि को मास्टर ऑफ मास्टर या हेड मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। इसके बाद में मानव का जो मस्तिष्क है, इस मस्तिष्क का दूसरा जो अगर हम पार्ट की बात करें, दूसरे भाग की यदि हम बात करें तो भाग आता है मानव का मध्य मस्तिष्क। मनुष्य का दूसरा भाग है मध्य मस्तिष्क। अब देखिए मध्य मस्तिष्क का जो अधिकांश भाग होता है वो कहां होता है? अनुमस्तिष्क से ढका होता है। इसका अधिकांश भाग अनुमस्तिष्क से ढका होता है, मध्य मस्तिष्क ये वाला भाग। अब ये भाग है ना, ये एक परती होती है यहां से पूरे भाग की, तो यहां से पूरे भाग के माध्यम से अनुमस्तिष्क वाले भाग से मध्य मस्तिष्क का अधिकांश भाग ढका हुआ होता है। और यह दृष्टि ज्ञान का केंद्र होता है। दृष्टि ज्ञान का केंद्र होता है, यानी हमें कोई वस्तु दिखाई देती है, दिखाई देने का जो मूल केंद्र होता है वो किसका होता है? मानव के मध्य मस्तिष्क का होता है। यह मुख्य रूप से हाइपोथैलेमस और पश्च मस्तिष्क के मध्य स्थित होता है। कहां होता है? हाइपोथैलेमस व पश्च मस्तिष्क के मध्य स्थित होता है। हाइपोथैलेमस व पश्च मस्तिष्क के मध्य स्थित होता है। यह मूल रूप से 4 पिंडों में विभाजित होता है। 4 पिंडों में ये विभाजित होता है। 4 पिंडों में विभाजित होता है। प्रत्येक पिंड को कार्पोरा क्वाड्रिसेमिन कहा जाता है, जिसमें ऊपर के 2 पिंड दृष्टि के लिए, ऊपरी 2 पिंड किसके लिए होते हैं? दृष्टि के लिए। और निचले 2 पिंड, निचले 2 पिंड श्रवण के लिए उत्तरदायी होते हैं। श्रवण के लिए उत्तरदायी होते हैं। मध्य मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क के बाद में फिर आता है मध्य मस्तिष्क। अब मध्य मस्तिष्क वाला जो भाग है ये भाग अनुमस्तिष्क से ढका हुआ होता है और हाइपोथैलेमस व पश्च मस्तिष्क के मध्य स्थित होता है। हाइपोथैलेमस और पश्च मस्तिष्क के मध्य स्थित होता है मध्य मस्तिष्क। यानी कि ये हाइपोथैलेमस, इसका यहाँ वाला ये भाग हाइपोथैलेमस का भाग, ये इसके अंतर्गत हाइपोथैलेमस व पश्च मस्तिष्क, यानी ये वाला भाग इसके मध्य, इस स्थान पर दोनों के मध्य में स्थित होता है। अधिकांश भाग अनुमस्तिष्क से ढका होता है, अनुमस्तिष्क से ढका हुआ होता है और हाइपोथैलेमस और ये पश्च मस्तिष्क के मध्य में स्थित होता है। 4 पिंडों में विभाजित होता है, जिसमें प्रत्येक पिंड को क्या कहते हैं? कार्पोरा क्वाड्रिसेमिन। प्रत्येक पिंड को कार्पोरा क्वाड्रिसेमिन कहा जाता है। ये पूछा जा सकता है कार्पोरा क्वाड्रिसेमिन क्या है, तो इसमें हम लिखेंगे मानव के मस्तिष्क में
जो मानव का जो मस्तिष्क होता है उसमें मध्य मस्तिष्क वाला जो भाग होता है, ये प्रत्येक भाग इसका 4 पिंडों में विभाजित होता है और ये 4 पिंड जो होते हैं प्रत्येक पिंड को हम कार्पोरा क्वाड्रिजेमिन कहते हैं। इसमें ऊपरी 2 पिंड यानी ऊपर के जो 2 पिंड होते हैं, इसे इस तरीके से मैंने ये कर दिया, इसमें ये भाग, तो ऊपर वाले ये भाग और ये भाग, ये ऊपर के 2 पिंड हो गए, नीचे के 2 पिंड हो गए। ऊपर के दोनों जो पिंड होते हैं वो किसके लिए होते हैं? दृष्टि के लिए, दृष्टि यानी दिखाई देना। और दूसरा है निचले 2 पिंड है ये किसके लिए है? श्रवण के लिए, यानी श्रवण यानी कि सुनना। तो ये देखने के लिए ऊपर के 2 पिंड और नीचे के सुनने के लिए। डियर स्टूडेंट, आगे अपना कार्पोरा क्वाड्रिजेमिन क्या है? मानव का मध्य मस्तिष्क जो होता है, ये मध्य मस्तिष्क 4 पिंडों में विभाजित होता है। इसमें प्रत्येक पिंड को कार्पोरा क्वाड्रिजेमिन कहा जाता है। ऊपर के जो 2 पिंड होते हैं वो दृष्टि ज्ञान के लिए होते हैं, नीचे के 2 पिंड होते हैं वो श्रवण ज्ञान के लिए होते हैं। और गंध का ज्ञान कहाँ होता है? मानव के अग्र मस्तिष्क के ज्ञान पिंड में होता है। इसके बाद में डियर स्टूडेंट्स, मध्य मस्तिष्क के बाद में अगला जो पार्ट आता है, इनका तीसरा जो भाग है, थर्ड भाग जो आता है वो आता है मनुष्य का पश्च मस्तिष्क। मनुष्य का अगला भाग है पश्च मस्तिष्क। थर्ड पार्ट है इसका पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क डियर स्टूडेंट हमारे एक तरीके से अनैच्छिक क्रियाओं का रूपांतरण होता है। तो ये भाग अनुमस्तिष्क, पोन्स तथा मध्यांश को समाहित करता है। ये भाग किसको करता है? इसमें अनुमस्तिष्क, पोन्स तथा मध्यांश, पोन्स तथा मध्यांश, पोन्स तथा मध्यांश यानी कि मेडुला ऑब्लिंगेटा, मेडुला ऑब्लिंगेटा, इनसे मिलकर के ये बनता है। इनमें जो अनुमस्तिष्क होता है, अनुमस्तिष्क, इसका जो अनुमस्तिष्क वाला जो भाग है, पहला भाग अनुमस्तिष्क का, ये भाग प्रमस्तिष्क के पश्च भाग के नीचे स्थित प्रमस्तिष्क के, ये प्रमस्तिष्क, इसका पीछे वाला भाग प्रमस्तिष्क के पश्च भाग के नीचे स्थित होता है। नीचे स्थित गोलनाकार भाग होता है, ये शरीर को संतुलन बनाने का कार्य करता है। तो ये अनुमस्तिष्क, ये वाला भाग, ये रहा गोलनाकार, बेलनाकार गोलाकार स्थिति होती है, गोल होता है ये। तो ये मानव का जो मस्तिष्क, ये शरीर में संतुलन बनाने का कार्य करता है। हम लोग जैसे सीधे चल रहे हैं, हमारे शरीर का संतुलन बना हुआ है। यदि ये भाग कार्य करना छोड़ दे तो हमारे शरीर में कंपन पैदा हो जाएगा और हमारा आगे की ओर चलना या शरीर का संतुलन बनाए रखना असंभव हो जाता है, संभावना नहीं होगी और हम ना चल सकते हैं ना हमारे शरीर का संतुलन कर सकते हैं। तो मानव का जो अनुमस्तिष्क वाला जो भाग होता है, ये भाग मानव का प्रमस्तिष्क पश्च भाग के नीचे गोलाकार होता है और ये शरीर के संतुलन बनाने का कार्य करता है। दूसरा जो भाग है डियर स्टूडेंट्स, वो है पोन्स। पोन्स वाला जो भाग होता है, यह अनुमस्तिष्क के सामने स्थित होता है। यह अनुमस्तिष्क जो होता है, ये अनुमस्तिष्क के सामने, यहाँ इसी के जस्ट सामने डियर, यहाँ इसके सामने, यहाँ ये पोन्स है। तो यहाँ पोन्स स्थित होता है। ठीक इसके नीचे क्या होता है? मेडुला ऑब्लिंगेटा होता है, जो मेरुरज्जु वाले भाग से जुड़ा हुआ रहता है। तो यहाँ पर जो पोन्स होता है डियर स्टूडेंट्स, ये मानव के अंतर्गत हृदय स्पंदन, रक्तदाब और पाचक रस, हृदय स्पंदन, रक्तदाब व पाचक रसों पर नियंत्रण करता है। पाचक रसों पर नियंत्रण करना, अगर इसका नियंत्रण समाप्त हो जाए तो मनुष्य की हार्ट रेट बढ़ जाएगी, हार्ट अटैक हो सकता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, ब्लड प्रेशर से संबंधित बीमारी हो जाएगी। पाचक रस जो होते हैं, जो भोजन को पचाने वाले होते हैं, वो असंतुलित हो जाएंगे, मनुष्य की मृत्यु हो जाएगी, किसी भी जीव की मृत्यु हो जाएगी। तीसरा जो भाग है इसका, वो है मध्यांश या मेडुला ऑब्लिंगेटा। मध्यांश या मेडुला ऑब्लिंगेटा, ये जो भाग होता है, ये मस्तिष्क का पश्च बेलनाकार भाग होता है। पश्च बेलनाकार भाग होता है, पीछे का बेलनाकार, बेलन की तरह इस तरीके से भाग होता है, ये ऐसा ही भाग है यहाँ से। तो ये पश्च बेलनाकार, ये मेडुला ऑब्लिंगेटा, ये वाला भाग। अब ये मेरुरज्जु से जुड़ा हुआ
पश्चवेलनाकार भाग होता है और ये अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। क्या कहां करता है? ये अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण करता है, अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। इसके बाद में इसी का केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का एक और भाग आता है मेरुरज्जु। मस्तिष्क कंप्लीट होने के बाद में मेरुरज्जु आ जाता है। मेरुरज्जु जो होता है ये मानव के रीढ़ यानी स्पाइनल कॉर्ड पीछे की ओर यहां डियर स्टूडेंट जुड़ा हुआ होता है रीढ़ से। मेरुरज्जु बोलते हैं रीढ़ की हड्डी से जुड़ने वाला भाग। और ये क्या करता है? हमारी अनैच्छिक क्रियाएं जो होती हैं या प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं उन पर नियंत्रण करने का कार्य करता है। प्रतिवर्ती क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। प्रतिवर्ती क्रियाएं होती क्या है डियर स्टूडेंट्स? तो ऐसी क्रियाएं जो हमारे साथ में अचानक घटित होती हो ऐसी क्रियाओं को प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। प्रतिवर्ती यानी प्रतिवर्त अचानक, तो प्रतिवर्ती क्रियाएं अचानक हमारे साथ में घटित होने वाली क्रियाएं प्रतिवर्ती क्रियाएं कहलाती हैं। इन क्रियाओं पर नियंत्रण करने का कार्य मानव का मेरुरज्जु करता है, ना कि मस्तिष्क। और मेरुरज्जु जो होता है लगभग कितना होता है? 5 सेंटीमीटर वाला भाग होता है। यहां से इसकी जो लंबाई होती है क्या होती है? 5 सेंटीमीटर, लगभग 5 सेंटीमीटर इसकी लंबाई पाई जाती है। ये पश्च मस्तिष्क के मध्यांश के जरिए जुड़ा हुआ होता है। इसके भाग में एक केंद्रीय सक्रिय नाल होती है जो 2 स्तर की दीवारों से जुड़ी हुई होती है। भीतरी स्तर को धूसर द्रव्य कहते हैं। नाल होती है ये, इसमें भीतरी स्तर ग्रे मैट्रिक्स अब यहाँ 2 भागों में बटा हुआ है। यहाँ से जो अंदर वाला जो भाग है दीवार जो है भीतरी स्तर को धूसर द्रव्य कहते हैं और भीतरी स्तर के बाहर का जो भाग होता है वो श्वेत द्रव्य कहलाता है। तो बाहर का भीतरी स्तर को धूसर द्रव्य और बाहरी स्तर को भीतरी स्तर ये तो होता है धूसर द्रव्य और बाहरी स्तर जो होता है ये होता है श्वेत द्रव्य यानी सफेद पदार्थ और ये होता है ग्रे। कार्य होता है मेरुरज्जु का डियर स्टूडेंट, तो पूछ लिया जाता है मेरुरज्जु का कार्य क्या होता है? तो मेरुरज्जु जो होता है वो प्रतिवर्ती क्रियाओं पर नियंत्रण करने का कार्य करता है। ऐसी क्रियाएं जो हमारे साथ में अचानक घटित होती हो उनको हम प्रतिवर्ती क्रियाएं कहते हैं। डियर स्टूडेंट, आशा करता हूं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का ये टॉपिक आपकी समझ में आ गया होगा। यहाँ से आगे का जो टॉपिक है वो मैं कल कराऊंगा। घर में रहें, सुरक्षित रहें, सावधान रहें। धन्यवाद।